नमस्ते, मैं हूं दर्शन दवे। डीडी सेज में आपका स्वागत है। डोमेस्टिक डिस्कॉर्ड, मैरिटल डिस्कॉर्ड का क्रिमिनल केस चल रहा था मेरे दोस्त के खिलाफ। तभी उसके हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसे जज के सामने रखते ही केस चंद मिनटों में निपटना तय था। लेकिन उसे अपनी बात कहने का और वो सबूत दिखाने का मौका अगले 5 साल तक नहीं दिया गया। वजह क्या थी, बताता हूं। हिंदुस्तान में एसेंशियली और लीगली जब भी मैरिटल डिस्कॉर्ड का केस चलता है तो लड़की जो भी बताती है उसे सत्य मानते हुए ओनस लड़के पर होता है कि वो उसे गलत साबित करे। इसलिए लड़कों को बचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे मित्र ने जब ये डिसीजन लिया कि वो उस महिला के साथ अब और नहीं रहना चाहता, तो जैसा हमेशा होता है उसके लॉयर ने उसे सजेस्ट किया कि वो पहले सबूत इकट्ठा करे और तब वो ये लीगल बैटल फाइट करे, क्योंकि अदालत केवल उसकी बातों को नहीं मानेगी, जैसे लड़की की बातों को सत्य मानने का लीगल प्रोविजन है। इसलिए मेरे दोस्त ने 1 साल और उस लड़की के साथ रहना बर्दाश्त किया ताकि वो सबूत इकट्ठे कर सके। उसने उसके पोस्ट मैरिटल अफेयर के सारे सबूत इकट्ठे किए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स की, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की और फिर उसकी सीडीज बनाई। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता था, इसलिए उसे आदत थी। उसने उसकी प्रॉपर फाइल्स तैयार की, सीडीज, ड्राफ्ट्स, सारे के सारे कंटेंट को ऑडियो वीडियो के उसने नोटराइज कराया प्रॉपरली। और उसे लगा कि अब वो जंग लड़ने के लिए 100% तैयार है। कुछ इस तरह कि कोई एक नजर डाले तो सारा मामला क्लियर हो जाए। और तभी उसके हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा। उस लड़की ने 2 शहरों में अलग अलग रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। एक जगह उसने ये लिखवा दिया कि मैं और मेरे माता पिता ससुराल वालों से मिलने गए और उन्होंने दहेज मांगकर हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और जब वो अपने शहर लौटी तो शायद उसे ये महसूस हुआ होगा कि वो इस बात को साबित नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने अपने शहर जाकर एक दूसरी रिपोर्ट लिखवाई, जिसमें उसने ये लिखवाया कि मैं और मेरे माता पिता मेरे ससुराल वालों से मिलने गए और वो ताला बंद करके भाग चुके थे। ये एक बहुत बड़ा सबूत था जो मेरे दोस्त ने RTI के तहत पुलिस से निकलवाया था। अदालत की पहली तारीख आई और उसके लॉयर ने उसे ये सलाह दी कि वो चुप बैठे। लॉयर के सारे ड्राफ्ट उसने पढ़े तो उसने उससे सवाल किया कि इसमें साफ साफ लिखो ना, इतना घुमा के क्यों लिखा है सब कुछ। तो लॉयर ने कहा, आप अदालत में चुपचाप बैठना, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं लिखा गया तो आप जो कुछ भी कहोगे या लिखोगे, दूसरी पार्टी का लॉयर उसमें से कोई ऐसा शब्द पकड़ लेगा कि आपको सजा हो सकती है। इसलिए अदालत में कुछ मत बोलना, चुप बैठना। फिर भी मेरे दोस्त ने अदालत में बोलने की हिम्मत की। मैं उसके साथ अदालत जाया करता था हर तारीख पर। सामने वाले परिवार की औरतें जोर जोर से चिल्लाया करती थी, दबाव बनाने के लिए रोती थी, लेकिन वो अदालत को ऑफेंड नहीं करता था। लेकिन जब मेरे दोस्त ने बोलने की कोशिश की तो उसे पुलिस वालों ने डांट के बिठा दिया। कभी जज साहब डांट दिया करते थे। हर बात सिर्फ फाइलों में जाने लगी और अदालत के रिकॉर्ड्स पर चढ़ने लगी। तारीखों पे तारीखें पढ़ने लगी और वो लड़की रियायतों पर रियायतें लेती गई। पहले उसने केस अपने शहर में ट्रांसफर करवा लिया, फिर मेंटेनेंस का ऑर्डर पास करवा लिया। मेरे दोस्त के ऑफिस में उस केस के डॉक्यूमेंट्स भिजवा के उसे बदनाम करने की कोशिश की। अखबार में उसकी फोटो दहेज के लोभी नाम से छप गई। उसकी कार उठा के ले गई पार्किंग में से और अपने घर पे रख ली उसने, और पुलिस स्टेशन में उसकी हाजिरियां बंधवा दी। और वो सीडी, डॉक्यूमेंट्स और सबूतों से भरी फाइल मेरे दोस्त की कबर्ड में पड़ी रह गई। वो बात जो मेरे दोस्त को लगी थी कि वो पहले दिन जज को बताकर सारा केस सॉल्व कर देगा, अदालत भी उसकी वाहवाही करेगी कि लड़के ने क्या इंटेलिजेंट तरीके से केस को हैंडल किया है, वो बात वो 5 साल तक जज को नहीं कह सका। और फिर एक दिन तंग होकर उसने लड़की को अपनी सारी सेविंग्स सौंप दी और ये कहा कि मेरा पीछा छोड़। और ऐसे वो दोनों अलग हो गए। जस्टिस के मंदिर में ना सिर्फ एक गलत लड़की जीत गई, बल्कि लीगली उसे एक दूसरे की मेहनत की कमाई भी सौंप दी गई। और जो हारा, उसके पेन और ह्यूमिलेशन पे किसी ने आह भी नहीं की। ना पुलिस ने उसे सॉरी बोला, ना अखबार वालों ने, ना कोर्ट ने। उसे एक दिन नहीं दिया गया अपनी बात कहने को, और उस लड़की को सालों दे दिए गए उसकी जिंदगी बदतर करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट का प्रोसीजर है। क्या इस सब के बाद भी ये प्रोसीजर शब्द फक्र से बोले जाने वाला है? जो परिस्थितियां हैं वो ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते। बात आपकी सही है, क्योंकि जितना समय न्याय प्रणाली में लगता है वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसके 2 मायने निकलते हैं कि या तो हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं उसमें कहीं गलती है, या जो व्यक्ति इस प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं वो गलत है। हम सिविलाइज सोसाइटी के हैं। याद है ना आपको कि कंप्यूटर्स की लैंग्वेज कैसी होती थी पहले? आज हम कंप्यूटर्स को क्या कमांड देते हैं? ओपन, कॉपी, पेस्ट, सेव, मूव, रिफ्रेश। सब कुछ अपग्रेड कर दिया गया ना। पहले वो भाषा किसी किसी को समझ में आती थी, आज सबको समझ में आती है।
लेकिन जब एक कोर्ट केस लड़ रहा होता है ना कोई, तो किसी किसी की नहीं, हर लड़ रहे इंसान की जिंदगी अटकी हुई होती है, लेकिन उसकी सुविधा के लिए कुछ भी अपग्रेड नहीं किया गया। हक नहीं है क्या एक इंसान का, एक आम इंसान का, कि ये सारा प्रोसीजर यूजर फ्रेंडली बनाया जाए? दुनिया में हर चीज यूजर फ्रेंडली बना दी गई, सिर्फ हमारे कोर्ट प्रोसीजर्स के अलावा। कई परेशानियां हैं। पुलिस में जो प्रशिक्षित इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी कमी है। कई बार अपराध होता है जहां मान लीजिए अक्यूज जेल में नहीं है, तो कोई उसकी सीमा नहीं है कि कब तक पुलिस चार्जशीट पेश करेगी। उसके बाद फिर न्यायालय में आप देखिए कोर्ट की पेंडेंसी, केसेस की पेंडेंसी कोर्ट में, और उसके बाद गवाह का आना नहीं आना, उस पर बहुत डिपेंड करता है। बचपन से अदालतों के बारे में जो भी देखते सुनते आ रहे हैं, आज भी सारा प्रोसेस उसी हालत में दिखता है। आज अस्पताल यूजर फ्रेंडली हो गए हैं। डॉक्टर्स ऑपरेट करते वक्त पेशेंट से बात करते रहते हैं और उन्हें दर्द नहीं होता। आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी यूजर फ्रेंडली हो गई है कि आप एक जगह बैठ के सारी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। जिंदगी यूजर फ्रेंडली हो गई है। खाना, सामान, सारे एसेंशियल्स आपके डोर स्टेप तक आते हैं। आज से 20 साल पहले लगता था आपको कि आप एक कार्ड स्वाइप करेंगे और आपके सारे इलाज का भुगतान हो जाएगा, बीवी के गहने नहीं बेचने पड़ेंगे, 10 मिनट में वर्ल्ड टूर बुक हो जाता है, 2 दिन में आप अपना नया मकान खरीद लेते हैं। आज दिल्ली सरकार की 100 सर्विसेज आपके डोर स्टेप तक लाने की शुरुआत हो चुकी है। और हमारी अदालतें आज भी केस और ट्रायल के अभिशाप में जकड़ी हुई लोगों की जिंदगी को उसी स्पीड और सेंसिबिलिटी से हैंडल कर रही हैं जितना 70 साल पहले किया करती थी। नहीं, प्रैक्टिकली धीरे धीरे देखिए कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी होने लगे हैं धीरे धीरे, बट ये है कि इसमें मेजर, मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज की ज़रूरत है इसके अंदर। तो वो टॉप टू बॉटम जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक नहीं होगा। कुछ जगहों पे ऐसा भी होना चाहिए, कई केसेस जैसे मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कि वो केसेस आज ही मेरे पास 10 साल से पेंडिंग पड़े हैं, बट उनको रिजल्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे केसेस जो हैं वो पॉइंट आउट करके रजिस्ट्री और एडवोकेट्स के साथ कोऑपरेशन के थ्रू उन चीज़ों को अपन फिल्टर करके बिल्कुल ही आप उनको ख़त्म कर दें केसेस को। तो बहुत से केसेस मैं समझता हूँ, ज़्यादा नहीं तो अभी जितना पेंडिंग लिटिगेशन है उसमें 40% केसेस तो ऐसे भी होंगे जिनका अब कोई सेंस नहीं, वो रिडंडेंट हो चुके हैं, बट चूंकि कोर्ट में पड़े हैं, तारीखें पड़ रही हैं और चलते जा रहे हैं। कॉर्ट इन प्रोविडेंस देखा है आपने? कोर्ट की कार्यवाही, कोर्ट की ट्रायल की असली रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम है। हालांकि वो बहुत छोटे मोटे ट्रैफिक ऑफेंसेस के ट्रायल का प्रोग्राम है, लेकिन उसे देख के एक ही बात समझ में आती है कि कितना आसान हो जाता है एक जज के लिए सच्चाई समझना, अगर वो एक अक्यूज से आमने सामने कैजुअली बात कर सके। फर्ज कीजिए कि मैं एक बेगुनाह इंसान हूं, तो एक बेगुनाह इंसान होने के लिए आप आसानी से मुझे अदालत आने का अपॉइंटमेंट दे दीजिए ना सर। मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए ना, मैं आपको सब कुछ समझा सकूं, जो सबूत हैं वो दिखा सकूं आसानी से। पहले मैं उन लंबी लंबी पिटिशंस को समझूं और फिर भरवाऊं उस भाषा में, उस फॉर्मेट में, उस अंग्रेजी में जो आपके लॉयर्स को भी समझ में नहीं आती। अपने कंप्यूटर से कॉपी पेस्ट करते हैं वो फर्में और उसमें जितने भी डिटेल्स भरते हैं वो बाद में क्लाइंट सही करवाते रहते हैं। अब मुझसे उम्मीद करते हैं ये दाई, दाऊ, मिलॉर्ड, पेटिशनर, रेस्पोंडेंट, जुरिस्डिक्शन वाली भाषा अगर मैं नहीं बोलूंगा और आपसे सादा भाषा में बात करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या मेरा सच सर? हर एक्यूज का ये राइट है कि वो कोर्ट में प्लीड कर सकता है, लेकिन हमारे लीगल सिस्टम में इंट्रिकेसीज इतनी ज़्यादा हैं, लॉज इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे एक ट्रेन प्रोफेशनल अगर रिप्रेजेंट करे तो वो बेटर रहता है। काला चोगा उतारिए अंग्रेजों को और प्लीज कोई हिंदुस्तानी गेटअप धारण कीजिए और इस लॉ के प्रोसेस को थोड़ा इन्फॉर्मल और यूजर फ्रेंडली बनाइए। मुझे सच बोलने के लिए हिब्रू और कूटनीति सीखने की क्या जरूरत है? जज साहब, ये जो 10 दीवार है ना आपके और मेरे बीच में, पुलिस के पास जाइए, लॉयर के पास जाइए, अदालत के कर्मचारियों के पास जाइए, हजारों प्रोसीजर्स, हजारों फॉर्मेलिटीज, ये बिल्कुल पास द मैसेज गेम खेलने को मजबूर करने वाली बात है। उस गेम के बारे में सुना होगा ना कि कान में कोई मैसेज किसी के कहते हैं और वो पास ऑन किया जाता है। किसी का इंटेंशन नहीं होता वो सेंटेंस बदलने का, लेकिन जब तक वो सही आदमी तक पहुंचता है, आखिरी आदमी तक पहुंचता है, तब तो कुछ और ही हो चुका होता है। सारे लॉयर्स के पास भी ड्राफ्ट बनाने के लिए अलग लोग हैं। कहानी आप किसी और को सुनाते हैं, सीनियर लॉयर को, और उसका जूनियर जाके तारीख अटेंड करता है, मगर मेरे सीधा बोलने का प्रोविजन नहीं है। और ये सब भी 1000 गुना ज्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता है करप्शन की वजह से, जिसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे इस एपिसोड में, वरना ये एपिसोड बहुत ही लंबा हो जाएगा। वो अलग ही चैप्टर है। ये जो न्याय की प्रक्रिया है, इसे किसी इंसान की बाधाएं पार करने की और ट्रॉमा झेलने की प्रक्रिया बना दिया गया है। अगर यही बात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले भी कहते रहते, जान बचाने वाले भी कहते रहते कि अब देखिए ये तो प्रोसीजर है, ये तो यही प्रोसेस है, तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं होता। फिर तो वो भी यही बात कहते थे कि देखिए अब ये क्लोरोफॉर्म और ये पेन किलर टाइप की चीज़ के बारे में हमने सोचा नहीं है, हम तो जिंदा ही टाँके लगा देते हैं। लेकिन उन्होंने एक्नॉलेज किया ना कि दर्द होता है, उन्होंने समझा ना कि राहत की ज़रूरत है। कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आती,
वो लोग भी यही कहते रहते हैं कि हाँ बाल्टी बाल्टी भर के लाएंगे हम तालाब से और आपके घर की आग बुझा देंगे, फिक्र मत कीजिए। अब लेकिन देखिए प्रोसेस तो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसीजर से होगा टाइम तो लगेगा ही। पता नहीं कितने घर खाक हो जाते जैसे आज केसेस की वजह से हो रहे हैं। लोगों की तकलीफ को एक्नॉलेज करने का जेस्चर सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना या उस पर अफसोस जताना नहीं है, उसे तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करना है। अगर ये ऐसा ही प्रोसेस है, ये तो ऐसा ही प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर से आपको तकलीफ क्यों नहीं हुई आज तक? शायद ये एकमात्र एरिया है, एकमात्र ऐसा महकमा है इतने सारे महकमों में जिसमें आज तक कुछ अपग्रेड नहीं हुआ। आई फील कि जैसे अमेरिका वगैरह में ज्यूरी सिस्टम है, जो स्मॉल ऑफेंसेस हैं जो मेजर नहीं है उनको भी इतना ड्रैग करना, जिसमें यहाँ पे तो हमारी जो ट्रायल है वो अपने आप में एक पनिशमेंट है एक्यूज के लिए। तो जहाँ कुछ ऐसे कुछ एक कैटेगराइजेशन होना चाहिए कि जहाँ पे जो ऑफेंसेस बहुत हीनियस नहीं है, जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो उन ऑफेंसेस के अंदर पर्टिकुलरली ज्यूरी सिस्टम कर दें या उनको मीडिएट करके ख़त्म किया जाए। तो कुछ पहल हो रही है धीरे धीरे, लेकिन लॉज में उसके लिए मेजर चेंज की ज़रूरत है। तो वो एक लेजिस्लेचर का काम है, अगर वो होता है तो इट विल बी फ्रूटफुल, आई फील सो। शायद जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कर्मचारी हैं हमारी अदालतों के, उनको इन केसेस के लंबे खिंचने से या अक्यूज्ड के परेशान होने से कुछ खास तकलीफ नहीं होती है, चाहे आप चाहें ना चाहें, लेकिन उससे आपको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। और कोई सिस्टम तब तक नहीं बदलता जब तक उसमें काम करने वालों को तकलीफ ना। अस्पताल वालों का, IT इंडस्ट्री वालों का कंपटीशन होता है आपस के अंदर। अगर एक ने अपग्रेड किया है तो दूसरे को अपग्रेड करना पड़ता है, वरना मरीज हाथ से निकल जाएगा, उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। तो इसलिए जितना कंपटीशन है, जितना स्ट्रगल है, वो मरीज को राहत देने का है, क्योंकि ऐसा ना करने से उनके फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। अगर बहुत डिससेटिस्फैक्शन हो गया मरीजों में तो अस्पताल बंद हो जाते हैं। ये भय, ये वरी, ये कंसर्न आपको अपग्रेड होने पर मजबूर करता है। पर जुडिशरी और पुलिस का दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरी जिंदगी, मेरा मैटर अगर अटका हुआ है तो मुझे तो आप ही के पास आना पड़ेगा, मैं कहीं और जा ही नहीं सकता। और आपका किसी प्रकार का लॉस होता नहीं है। सारे कर्मचारी सुबह 9 बजे आएं और इतने लोगों की जिंदगियां लटकी हुई हैं, इसे एक्सेप्ट करते हुए शाम को वापस 5 बजे चले जाएं। और अगर आज सुनवाई नहीं हो सकी तो कितने ही लोगों की जिंदगी, उनकी डिग्निटी, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी आज़ादी अगली सुनवाई तक फिर सलाखों के पीछे फेंक दी जाए तो किसको फर्क पड़ता है? सब ऐसे ही चलता रहता है, कुछ नहीं बदलता है। अगर किसी को आपने अनऑथराइज्ड वे में, गलत तरह से कैप्टिविटी में या ड्यू टू अंडर ट्रायल फेक रीजंस की वजह से अगर हो रहा है, तो उसकी लाइफ तो आप जो उसने बिता दी वो तो आप कंपनसेट कर ही नहीं सकते मॉनिटरी टर्म्स में। बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी वर्डिक्ट्स हैं जिसमें कि ऐसी केसेस हुए हैं जहाँ पे फेक ट्रायल हुई या गलत इम्प्रिजनमेंट्स वगैरह हुए, तो वहाँ पे उन्होंने मॉनिटरी कंपनसेशन भी अवॉर्ड किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ मॉनिटरी कंपनसेशन भी जो है दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि लाइफ गई तो हम हमारे सिस्टम को इतना फुल प्रूफ बनाएं प्रोफेशनली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कि इस तरह के इंस्टेंसेस हो ही नहीं, क्योंकि मनी कभी भी कंपनसेट नहीं कर सकता टाइम को। आज भी हमारी अदालतें न सिर्फ उन खूबसूरत बिल्डिंगों में चलती हैं जिन्हें पुरातत्व विभाग के धरोहरों में शामिल कर लेना चाहिए, बल्कि उनके अंदर का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही होता है 1857 जैसा। आज भी वही पुराने टाइपराइटर्स पे लोग टाइप कर रहे होते हैं, कमरे भरे हुए होते हैं फाइलों से, मैक्सिमम लोग तारीखें लेके जाते रहते हैं बस कोर्ट से बाहर, और उन्हीं पुराने फर्मों में नोटरी पब्लिक सबकी जिंदगियों पर ठप्पे लगाते रहते हैं। 2 बच्चों में झगड़ा होता है और वो अपने पेरेंट्स के पास शिकायत लेके जाते हैं। पेरेंट्स उनका झगड़ा खत्म करवाते हैं और प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देते हैं। यही सुविधा और यही प्रॉब्लम सॉल्व करने की मुस्तैदी ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। इसी इंस्टिंक्ट को फॉलो करके हर महकमा, हर सर्विस अपग्रेड हुई है। हर एरिया ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन को प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाया जाता है। हर सिस्टम में से हर अपग्रेड के जरिए डिले, डिस्कंफर्ट, फॉर्मेलिटीज और करप्शन को उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री, वो महकमा कितना भी बड़ा और कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। ऐसे हर रिफॉर्म भी हुआ है और आविष्कार भी। तो जुडिशरी हर बार ये जवाब क्यों देती है कि यही प्रोसीजर है, अब यही प्रोसेस है, वक्त लगता है? साफ बोलिए ना सर कि आपको असुविधा नहीं होती, और किसी और की असुविधा से असुविधा हो, हमारे समाज को उस जगह तक आने में भी वक्त लगेगा। मैं ये फील करता हूँ कि हाँ, जो ये टाइम है लिटिगेशन के डिस्पोजल का, ये काफ़ी हद तक कर्टेल किया जा सकता है। कुछ जगहों पे अननेसेसरी लिटिगेशन को ड्रैग किया जाता है कुछ बेनिफिट्स के लिए, तो वो चीज़ जहाँ तक है, थोड़ा एक ह्यूमन एलिमेंट होना चाहिए एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ में। वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ह्यूमन एलिमेंट जो है अभी थोड़ा सा मिसिंग है। जजेस अक्सर वहाँ बैठे होते हैं ऊपर, और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अक्यूज कुछ बोले। उन्हें बहुत डिमीनिंग लगता है अगर कोई बहुत ही कॉन्फिडेंस से उन्हें कन्फ्रंट करे। मैंने बहुत बार देखा है कि जजेस को बहुत अच्छा लगता है दैट एन अक्यूज स्टैंड्स लाइक अ क्रिमिनल। एवरीबॉडी इन पुलिस एंड जुडिशरी कीप्स स्कोल्डिंग, चुप रहिए, पीछे खड़े होइए, आपसे नहीं पूछा है।
ओ भाई, उसकी जिंदगी अटकी हुई है, 4 दिन बीत गए ना तो उसकी जिंदगी की कहानी बदल दी जाएगी या उसकी जिंदगी कुचल दी जाएगी। तुम बोलने को मना कर रहे हो। ऐसा नहीं किया कि उससे पूछा नहीं जाता, बट वो यही है कि चूंकि अगर वकील कर रखा है आपने, अपनी चॉइस का लॉयर कर रखा है, तो यही रहता है, कोर्ट भी ये चाहता है कि भाई इसी से मैं मिनिमम टाइम के अंदर प्रिसाइज बात पूछ के और कन्वे हो जाए। मतलब जिस आदमी को निर्णय देना है और जिस आदमी की जिंदगी का निर्णय देना है, वो दोनों कभी इंसानों की तरह इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ऐसे लगता है जैसे एक मशीनरी दूसरी मशीनरी से बात कर रही है। ये देखिए, 3 अलग अलग अंग हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास है, विधायिका का काम कानून बनाना है, न्यायपालिका का निर्णय देना है। तो इन तीनों में सामंजस्य की आवश्यकता है। ये तीनों की ड्यूटी है कि तीनों इसमें समग्र रूप से प्रयास करें, तब जाके हम जो परिणाम आप जिनकी कल्पना करते हैं या जो सपना आपने देखा है, तब वो साकार हो सकता है। जज साहब, आप वहां बैठे हुए हैं और यूजर फ्रेंडली बात यह है कि जो इतनी सारी ऑडियंस बैठी है ना कपिल शर्मा शो की तरह, मैं उनके सामने अपनी बात इस तरह नहीं कहना चाहता, मैं अपनी छिछालेदारी नहीं कराना चाहता। यूजर फ्रेंडली सपना यह है कि आप प्लीज यहां मेरे सामने बैठिए, मुझसे मेरी बात सुन लीजिए एक बार। अगर आप चाहें तो एक दीवार लगा लीजिए बीच में बुलेट प्रूफ, लेकिन प्लीज जो मैं दिखाना चाहता हूं मुझे दिखा लेने दीजिए, मुझे कह लेने दीजिए जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि जब किसी इंसान से इस तरह बात की जाती है तो सच्चाई दिखने लगती है, मगर जो इंसान कल्प्रिट है वो क्यों चाहेगा आपसे कन्फ्रंट करना? वो तो यही चाहेगा कि उसका लॉयर बस कागजों में लिख लिख के चीजें देता रहे और ऐसे ही बस कलम रगड़ रगड़ के एक बैटल खत्म हो जाए, ताकि उसे दूसरे आदमी की जिंदगी दोभर करने का और इस केस की सारी चीजों को मैनिपुलेट करने की मोहलत मिल जाए। इस बीच अक्सर सच्चे लोग डिसअपॉइंट होकर गिव अप कर देते हैं। तो हमने कानून गुनहगारों की सुविधा के लिए बनाया है या सच्चे लोगों के लिए? हर केस में जो कल्प्रिट होता है वो ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि हो सकता है लॉन्ग रन में वो ना जीते, फिर भी वो केस लड़ता है क्योंकि वो सच्चे आदमी को तोड़ना चाहता है, उसे तकलीफ देना चाहता है, उसे अनडिजर्विंग सजा देना चाहता है। और इस सजा के लिए वो किसे चुनता है? हमारे कानून के डिले करने वाले और टीडियस प्रोसीजर को। यानी कल्प्रिट ऑफन सजा पाने की जगह कानून को ही जरिया बनाता है सच्चे आदमी को दुख देने का, और कानून उन्हें अपनी सर्विसेज देता है बखूबी, क्योंकि कल्प्रिट को पता है कि उससे जज को कन्फ्रंट करना ही नहीं है। सालों तक ऐसे कागजों और फाइलों के पीछे छुप छुप कर वो सच्चे आदमी पर वार किए जाएगा, और अल्टीमेटली सच्चा आदमी इसलिए इमोशनली टूट जाता है क्योंकि जिस सच के दम पे वो अपनी भुजाएं तान के खड़ा हुआ होता है, उसे रियलाइज होता है कि ये सच उसकी चप्पलें घिसवा देगा अदालत के चक्कर लगवा लगवा के, मॉनिटरीली ड्रेन कर देगा उसे। कल्प्रिट का इम्बैलेंस बैलेंस में बदलने लगता है और सच्चे आदमी का बैलेंस ये सोच सोच के हिलने लगता है कि अगर मैं जीत भी गया तो क्या करूंगा, खाली हो जाऊंगा, ऐसे न्याय का क्या करूंगा जो मेरे बाल सफेद कर दें और मेरी सारी सेविंग्स बहा दें। मगर आपको कुछ भी बदलने की जरूरत महसूस नहीं होती। दशकों से ऐसे ही चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं। उसके बाद जो है ट्रायल कोर्ट में जब अन्वीक्षा होती है उसमें 8-8 साल लग जाते हैं। जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उनमें यही कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी निर्णय हो जाए। आप जजेस के अपॉइंटमेंट का रेशो देखिए कि जहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ 50 की है, अभी आज वर्किंग मुश्किल से 20-21 ही है। इतनी वैकेंसी अगर आप हाई कोर्ट्स में और नीचे जुडिशरी में रखेंगे तो कहाँ से निर्णय होंगे? मैं अदालत में ऐसे जाना चाहता हूं जैसे मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। बस मैं जाऊं, आपसे अपनी बात कहूं, सच्चाई बयान करूं, सारे सबूत दिखाऊं, अगर नहीं है तो आप ही से कहूं कि प्लीज उसका इंतजाम करवा दीजिए और आधे घंटे में बाहर आ जाना चाहिए। ये सपना है। इससे सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि झूठे लोग अदालत तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि एक तो लॉ के प्रोसीजर से हैरेस करने का जो सेडिज्म है वो खत्म, और अभी तो केस शुरू हुआ है, चलता रहेगा, ये सेंटेंस खत्म। उसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन रह जाएगा और वो है सरेंडर करने का। अगर ये डिले, ये केसेस का खिंचना खत्म हो गया ना, तो 1000 बार सोचेंगे लोग कोई क्राइम करने से पहले, क्योंकि ये जो आपकी प्रोसीजर्स और फॉर्मेलिटीज की दीवार है, ये सबसे पहले राहत और मोहलत अगर किसी को देती हैं तो कल्प्रिट को। क्या एक सच्चा आदमी डिजर्व करता है कि आप अपने इनएफिशिएंट सिस्टम की वजह से उसकी जिंदगी के इतने साल उससे छीन लें और कैजुअली एक ऑर्डर आ जाए कि ओके यू आर इवेक्टेड, नेक्स्ट? कोई एक्नॉलेज ही नहीं करता कि आपने न्याय करके उसकी जिंदगी स्वाहा कर दी। You feel helpless sometimes? Yes, sometimes. Because reason is right people are required at the right place. अगर हम कानून बना रहे हैं विधायिका में और विधायक को या कानून निर्माणकर्ता को यही नहीं पता है कि कानून कैसे बनना चाहिए, समाज क्या है हमारा, तो अच्छे रिजल्ट नहीं आ सकते। मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूं कि जो इंसान किसी की जिंदगी का फैसला करने बैठा है, उसने कभी उससे बात ही नहीं की, उसकी बात ही नहीं सुनी,
हो सकता है ना कि एक सिटिंग के अंदर केस खारिज हो जाता, मगर जुडिशियल मशीनरी में डालते ही वो 5 साल लंबा हो गया। तो ऐसे जुडिशियल सिस्टम को अर्जेंटली अपग्रेड करने की जरूरत है ना भाई। जरूरी है कि लोगों का फेथ बिल्ड हो, और फेथ बिल्ड करने के लिए सिस्टम के लिए आपको कुछ इंप्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे। प्लीज इस यूजर फ्रेंडली कोर्ट्स के सपने को बार बार इम्प्रैक्टिकल कह के फार फैश मत बनाइए। हो सकता है कि मैं लीगल भाषा को इतनी आसानी से ना समझ पाता हूं, लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि सच इतना भी ट्रॉमेटिक और कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना बना देने के बाद ही अदालतें उसे देखने का दावा करती हैं। जो मैं कहना चाहता था आज मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं आपकी व्यूज भी पढ़ना चाहता हूं कमेंट्स में। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में दिल को छूने वाले एक नए विषय के साथ। देखते रहिए डीडी सेज। नमस्कार।